अच्छा जी, अब एक चीज़ और हम थोड़ी सी देखते हैं कि अगर जो पेमेंट फ्लोज हैं वो डिफरेंट हों, यानी कि सर्विस के फ्लो से अगर वो डिफरेंट हो, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? क्या उससे कोई प्लेस ऑफ टैक्सेशन जो है उस पर कोई फ़र्क पड़ जाएगा? यानी कि जो गाइडलाइन 3.2 का जो प्रिंसिपल है, क्या उसमें कुछ चेंज आ जाएगी इसकी वजह से? तो इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर। ये एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ये जी बेस कर रही है पिछली एग्जाम्पल 4 के ऊपर ही, यानी कि इसके फैक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है उसके अंदर। एक चीज़ का सिर्फ इजाफा है और वो इजाफा ये है कि इसके अंदर कंपनी ए को स्टेटस मिला है एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट कंपनी के तौर पे इस कंपनी ए के ग्रुप के अंदर, और इस तरह का सेंट्रलाइज्ड पेमेंट का स्टेटस जो है वो कंपनी एस को मिला है कंपनी एस के ग्रुप के अंदर। सिंपली हो ये रहा है जी कि कंपनी बी और कंपनी सी अपनी पेमेंट्स बजाय कंपनी टी को या कंपनी यू को देने के दे रही हैं कंपनी ए को। कंपनी ए जो पेमेंट्स है दे रही है कंपनी एस को, कंपनी एस फिर आगे ये पेमेंट्स जो है दे रही है कंपनी टी और कंपनी यू को अकॉर्डिंगली। तो इससे जो ये पेमेंट्स हैं इनको हम कोई सेपरेट एसेट को सर्विस कंसिडर नहीं करेंगे और इससे प्लेस ऑफ टैक्सेशन की डिटर्मिनेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। जो हम प्लेस ऑफ टैक्सेशन की डिटर्मिनेशन है वो हम ऑलरेडी एग्जाम्पल 4 में कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल 5 में सिर्फ इस चीज़ की क्लैरिटी हमें मिल गई है कि अगर पेमेंट के फ्लोज जो हैं वो डिफरेंट हैं, अगर पेमेंट जो है वो आपको डायरेक्टली कस्टमर नहीं दे रहा, मतलब फ़र्ज़ करें हम एग्जांपल इसमें एग्रीमेंट 3 की बात करते हैं, तो कंपनी टी सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी बी को, कंपनी टी का एग्रीमेंट है कंपनी बी के साथ, कंपनी टी जो है वो सप्लायर है सर्विसेज की और कंपनी बी कस्टमर है। कंपनी टी को जो पेमेंट आ रही है वो कंपनी बी से नहीं आ रही, वो कंपनी एस से आ रही है। इससे कोई फर्क बहाल नहीं पड़ा प्लेस ऑफ टैक्सेशन की डिटर्मिनेशन में। वो वही रूल रहा, जनरल रूल गाइडलाइन 3.2 के जहाँ कस्टमर लोकेटेड है, तो कस्टमर जो है वो कंपनी बी है और वो लोकेटेड है कंट्री बी के अंदर। तो टैक्सेशन के राइट्स जो हैं वो इस जुरिस्डिक्शन यानी कि कंट्री बी की जुरिस्डिक्शन में ये राइट्स जो हैं वो अक्रू हो गए हैं।